नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम भारतीय राजनीति एवं शासन व्यवस्था के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में हमारा अध्ययन चल रहा है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहता है उसकी योग्यताओं के बारे में अभी तक हमने चर्चा की। जो भारत का नागरिक होता है वो राष्ट्रपति के चुनाव की योग्यता रखने वाला भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु वाला होना चाहिए, लोकसभा की चुनाव लड़ने की उम्मीदवारी की योग्यता रखता हो और इसके अलावा पागल या मानसिकता की दृष्टि से विकृत व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ उसकी योग्यताएं हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से उसका निर्वाचन किया जाता है, इस पर हम आगे अध्ययन करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है, यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव में जो भागीदार होते हैं, वोटिंग करते हैं, वो कौन व्यक्ति होते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले ये है कि इसके निर्वाचन मंडल के अंतर्गत जो राज्यों की विधानसभाओं के जो एमएलए होते हैं या विधायक होते हैं, और वो भी निर्वाचित विधायकों की जो संख्या होती है वो निर्वाचक विधायक ही इसके निर्वाचक मंडल के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, जो संसद है उसके जो निर्वाचित एमपी होते हैं, सदस्य होते हैं, वो इसके निर्वाचक मंडल के अंतर्गत वोट डालने का अधिकार रखते हैं। तो इसके निर्वाचक मंडल के अंतर्गत विधानसभाओं के एमएलए जो निर्वाचित हुए हों जनता के द्वारा, दूसरा संसद के वो सदस्य एमपी जो कि निर्वाचित किए हुए हों, वो सदस्य इसके अंतर्गत वोट डालने की भागीदारिता निभाते हैं। तो वोट डालने का अधिकार उनको ही होता है जो निर्वाचित होकर के आते हैं। तो इसमें जो निर्वाचित होने का मतलब ये है कि जैसे राष्ट्रपति के द्वारा 12 जो सदस्य हैं वो मनोनीत किए जाते हैं, वो सदस्य इसमें वोट डालने के अधिकारी नहीं होते हैं। तो इस कारण से निर्वाचित सदस्यों को ही इसके वोट डालने के अधिकार दिए हुए हैं, निर्वाचक मंडल के अंतर्गत आते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के अंतर्गत। अब हम सबसे पहले ये है कि उनके जो वोट है, भारतीय संविधान में ये व्यवस्था की है कि जो एमपी एमएलए होते हैं उनकी जो वोट हैं उन वोटों का मूल्य निकाला जाता है। उनका अलग अलग जो एमएलए जो होते हैं उनका और एमपी जो होते हैं उनका एक अलग अलग उनके वोट का मूल्य होता है, या उनकी वोट की संख्या होती मानी जाती है उसके वोट की। तो इनके वोट का मूल्य निकालने के लिए विधानसभा के जो एमएलए होते हैं उनके वोट का मूल्य निकालने के लिए एक सूत्र संविधान के द्वारा में रखा गया है कि जिसके आधार पर ही उनके वोट का मूल्य निकाला जाता है। उसके अंतर्गत जिस राज्य के एमएलए के वोट का मूल्य निकालना है, उस राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है उसको देखा जाता है, और उस कुल जनसंख्या के अंतर्गत उस राज्य में कितने एमएलए चुने गए हैं, उन एमएलए की संख्या को देखा जाता है। उनकी जो संख्या है कि चुने हुए एमएलए की संख्या कितनी है वर्तमान में, तो उस आधार पर जो है उस एमएलए का वोट मूल्य निकाला जाता है। जैसे राजस्थान को हम देखें कि 200 एमएलए की संख्या है और यहाँ की जो कुल जनसंख्या है उसके अंतर्गत ये जो एमएलए हैं उनका भाग दे दिया जाता है। उसका जो भजनफल आता है उस भजनफल के अंतर्गत 1000 का पुनः भाग दे दिया जाता है, और उसके बाद जो संख्या निकल करके आती है वो उस एमएलए का वोट का मूल्य होगा। किसी भी राज्य के एमएलए का वोट का मूल्य होगा। यानी कि
एमएलए जो होते हैं किसी भी राज्य के, विधायक जो होते हैं किसी भी राज्य के, उनके वोट का मूल्य वहाँ की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या में टोटल विधानसभा की सदस्य संख्या का भाग दे दिया जाता है और उसका जो भजनफल आता है उस भजनफल के अंतर्गत 1000 का पुनः भाग दे दिया जाता है। फिर लास्ट में जो भजनफल आता है वो किसी एमएलए का एक वोट मूल्य होगा। वोट एक ही डालेगा लेकिन उसकी संख्या उतनी गिनी जाएगी जितना कि भजनफल के अंतर्गत आया है। तो इस तरीके से अलग अलग राज्यों के एमएलए जो होते हैं उनके वोट का मूल्य, उनके वोट की संख्या अलग अलग होती है, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या के आधार पर, एमएलए की संख्या के आधार पर उनका मूल्य निकाला जाता है। तो ये पहला सूत्र हो गया। दूसरा, जो एमपी होते हैं, सांसद होते हैं, उनके वोट का मूल्य किस तरीके से निकाला जाए, इसके लिए एक अलग सूत्र अपनाया हुआ है। और इसके अंतर्गत ये है कि पूरे भारत के राज्यों के एमएलए जो होते हैं, विधायक होते हैं, उनके वोटों का मूल्य क्या है, टोटल उनके वोटों का मूल्य कितना है, और उस योग के उस कुल के अंतर्गत या उस योग के अंतर्गत जो टोटल एमपी होते हैं, सांसद होते हैं, उनका भाग दे दिया जाता है। और भाग देने के बाद में वो जो भजनफल आता है वो उनके वोट का मूल्य होगा। तो यानी कि सभी भारत के सभी राज्यों के एमएलएज का टोटल वोट मूल्य, यानी कि सभी वोटों को मिलाकर के जो योगफल आता है उस योगफल के अंतर्गत सांसदों की संख्या का भाग दे दिया जाता है या उनसे डिवाइड कर दिया जाता है, और जो भजनफल आता है उस भजनफल को ही सांसदों के वोट का मूल्य माना जाता है या वोट की संख्या मानी जाती है। तो इस तरीके से उनके जो वोट है उसका मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है। एमएलए के वोट का मूल्य भी निर्धारित जनसंख्या के आधार पर कर दिया जाता है, और एमपी के वोट का मूल्य भी सभी एमएलएज की जो कुल योग है उसमें भाग दे करके जो भजनफल आता है उस आधार पे एमपीज के वोट का मूल्य भी निर्धारित कर दिया जाता है। तो इस तरीके से वोट की मूल्य संख्या आ जाती है, एमएलए की भी और एमपी की भी अलग अलग आ जाती है। और जब गणना की जाती है तब उसी मूल्य के आधार पर उसकी गणना की जाती है। आगे चलते हैं कि जो मतदान प्रक्रिया है वो किस तरीके की रहती है। तो इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन करने के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली को अपनाया है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है और इसमें एकल संक्रमणीय प्रणाली होती है और गुप्त मतदान किया जाता है, यानी कि अनुपात के आधार पर उनके मूल्य, वोट के मूल्य का निर्धारण होता है। और एकल संक्रमणीय मतलब वोट जो है वो ट्रांसफरेबल है। यदि जो निश्चित कोटा होता है उतने वोट यदि किसी कैंडिडेट को नहीं मिले हैं तो जो सबसे कम मतदान जिस कैंडिडेट को मिले हैं उसके वोटों को दूसरी वरीयता के आधार पर दूसरे कैंडिडेट के लिए हस्तांतरित या स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसलिए उसको एकल संक्रमणीय प्रणाली कहा जाता है। वोट एक बार ही डाला जाएगा, एकल का मतलब एक बार ही वोट डाला जाएगा, और जब कोटा निश्चित प्राप्त नहीं हुआ है तो जो जिसने वोट कम प्राप्त किए हैं कैंडिडेट ने, उसके वोटों को दूसरे कैंडिडेटों के लिए स्थानांतरित या हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो इसलिए इसको एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली कहा जाता है। और गुप्त मतदान यानी कि इसको ओपन नहीं रखा गया है, इसको गुप्त आधार पर ही मतदान किया जाता है।
तो प्रत्याशियों के जो वोट होता है, बैलेट पेपर होता है, उसमें प्रत्याशियों के नाम लिख दिए जाते हैं और उसके आगे जो एमएलए और एमपी जो हैं वो जिस कैंडिडेट को वो प्राथमिकता देना चाहते हैं, प्राथमिकता का क्रम डिसाइड कर देते हैं 1 2 3। इस तरीके से जितने भी कैंडिडेट होते हैं कि पहला चॉइस हमारी ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, इस तरीके से वो उसमें अपने इंडिकेशन दे देते हैं। तो इस आधार पर वोटिंग किया जाता है। अच्छा, ये जो इसके अलावा जो एक निश्चित कोटा निकाला जाता है चुनाव जीतने के लिए कि इतने मतदान कम से कम वोट जिस कैंडिडेट को मिलते हैं, 50% वोट जिस कैंडिडेट को मिल जाए या 50+ जो वोट जिस कैंडिडेट को मिल जाते हैं उसको विजयी घोषित किया जाता है। तो कोटा, निश्चित कोटा निकालने के लिए जो टोटल संख्या वोटों की आई है या वोटों के मूल्य की जो टोटल संख्या है उसमें 2 का भाग दे दिया जाता है और उसके बाद में जो भी संख्या आती है उस संख्या को प्राप्त करना ज़रूरी होता है, तभी किसी कैंडिडेट को निर्वाचित घोषित किया जा सकता है। तो इस तरीके से कोटा निर्धारित करके और उनकी मतगणना की जाती है और मतगणना के अंतर्गत जो भी 50% प्लस कैंडिडेट को मत मिल जाते हैं या वोटिंग मिल जाती है वही विजयी घोषित किया जाता है। जब तक वो प्राप्त नहीं होता है 50% तब तक वो प्रक्रिया चलती रहती है निरंतर। और इसके अंतर्गत जब 50% यदि नहीं मिला है, किसी कैंडिडेट को वोट नहीं मिले हैं, तो जो उम्मीदवार होते हैं उनमें से जो वोटिंग उनके लिए हुई है उसमें कम से कम वोटिंग जिसको मिली हुई होती है उसके वोटों को द्वितीय वरीयता के आधार पर अन्य कैंडिडेटों के लिए हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो 50% का कोटा प्राप्त करना ज़रूरी होता है राष्ट्रपति के चुनाव जीतने के लिए। तो जब सर्वप्रथम जब इनके वोटों की गिनती की जाती है तो सर्वप्रथम ये होता है कि जो अवैध वोट होते हैं उनकी संख्या को हटा दिया जाता है, उनकी संख्या को हटा दिया जाता है या उनको अलग हटा दिया जाता है। और उसके बाद में फिर जो टोटल वोट हैं उनकी गिनती की जाती है। तो टोटल वोटों के मूल्य की संख्या कितनी आ रही है, जितनी भी संख्या आ रही होती है उस संख्या में 2 का भाग दे दिया जाता है और 2 का भाग देने के बाद में जो संख्या आती है उसको निश्चित कोटा माना जाएगा। उसमें 1+ जोड़ सकते हैं, उसको कोटा माना जाएगा चुनाव जीतने के लिए। तो 50% प्राप्त करना ज़रूरी होता है। अब तक के जो चुनाव हुए हैं उनमें केवल 1969 का जो चुनाव था बीबी गिरी जिसमें जीते थे राष्ट्रपति, उस चुनाव के अंतर्गत निश्चित कोटा प्राप्त नहीं हो पाया था, इसलिए दूसरा राउंड करना पड़ा था मतगणना का। और जो कम से जिसको मिनिमम वोट मिले थे उसके वोटों को दूसरे कैंडिडेटों के लिए हस्तांतरित करना पड़ा था और निश्चित कोटा प्राप्त करने के बाद में बीबी गिरी को निर्वाचित घोषित किया गया था। तो इस तरीके से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। उसकी निर्वाचन प्रक्रिया के अंतर्गत इन सारी चीज़ों को फॉलो करना होता है, तभी राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित किया जाता है। आज इतना ही, बाकी का आगे। धन्यवाद।